इससे पहले जो है हमने डिस्कस किया था वेपर कंप्रेशन सिस्टम के बारे में, वाष्प संपीड़न निकाय। तो उसके वाष्प संपीड़न निकाय का सिद्धांत और उसके प्रमुख अंग के बारे में हमने डिस्कस किया था। तो जैसे मेन हमारे पार्ट्स जो होते हैं वेपर कंप्रेशन सिस्टम के, वो पहला इवापरेटर होता है, उसके बाद फिर कंप्रेशर होता है, फिर कंडेंसर होता है और एट लास्ट एक्सपेंशन या थ्रोटल वाल्व होता है। इन सब की हमने वर्किंग देखी थी कि कैसे काम करता है। तो इस डायग्राम में, जैसा कि सामने डायग्राम दिख रहा है, डायग्राम में क्या है कि स्टैंडर्ड वेपर कंप्रेशन साइकिल के बारे में लिखा है कि ये कैसे काम करता है। ठीक, तो इसमें हम एक चीज़ ध्यान देंगे कि जो हमने इससे पहले वीडियो में डिस्कस कर लिया था कि इवापरेटर में हमें क्या मिलता है, कूलिंग इफेक्ट मिलता है। ठीक है, इवापरेटर में कूलिंग इफेक्ट मिलता है। तो इवापरेटर कैसे काम करता है, जब आपका एक्सपेंशन वाल्व के थ्रू जब आपकी वेपर लिक्विड रेफ्रिजरेंट जो है, जो जैसे वो अमोनिया हो सकता है, R12 हो सकता है, ये जब पास होता है तो पास होने की कंडीशन में क्या होता है कि ये हमारा लिक्विड रेफ्रिजरेंट क्या होता है, फिर इवापरेटर से पास होता है और इवापरेटर से पास होने में क्या करता है, वहाँ की वो लेटेंट हीट को एब्जॉर्ब करता है और अपना फेज चेंज करता है। ठीक है, यहाँ पर आपका ये इवापरेटर है। ठीक है, इवापरेटर में क्या है, आपका कूलिंग इफेक्ट हमें मिलता है। ये एक्सपेंशन वाल्व है। एक्सपेंशन वाल्व का क्या काम है, एक्सपेंशन वाल्व का ये काम है कि जो भी कंडेंसर से, मतलब संघनित्र से आपका रेफ्रिजरेंट पास हो रहा है, जो कि पहले लो टेम्परेचर हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पे था, वो आउटपुट हो रहा है यहाँ से कंडेंसर से जब आउट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ आउट होने में उसकी कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि उसका टेम्परेचर तो कम हो गया है लेकिन प्रेशर ज़्यादा है। अगर प्रेशर ज़्यादा है तो हम क्या चाहेंगे कि लो प्रेशर लो टेम्परेचर पे हमारा लिक्विड रेफ्रिजरेंट इवापरेटर में या प्रशीतन स्थान, जो ये है प्रशीतन स्थान, यहाँ पर एंट्री करें। तो यहाँ पर एंट्री करने के लिए हम इसका प्रेशर ड्रॉप करेंगे और प्रेशर ड्रॉप करने के लिए हमारे पास जो डिवाइस होती है वो कौन सी होती है, अवरोध या प्रसारण वाल्व या आपका एक्सपेंशन वाल्व। एक्सपेंशन वाल्व में क्या होता है कि आपका जो हाई प्रेशर पे जो लिक्विड रेफ्रिजरेंट होता है वो रिस्ट्रिक्शन की वजह से उसका प्रेशर ड्रॉप होता है सडन, और अगर प्रेशर ड्रॉप हो रहा है तो ये फिक्स है कि प्रेशर के साथ साथ आपका टेम्परेचर भी ड्रॉप होगा। तो जो प्रेशर और टेम्परेचर ड्रॉप होगा उसकी वजह से जो हमें आउटपुट यहाँ पर मिलेगा पॉइंट नंबर 4 पे, ये क्या होगा, ये हमारा लो टेम्परेचर लो प्रेशर का लिक्विड रेफ्रिजरेंट होगा। लिक्विड रेफ्रिजरेंट होगा मतलब ये लिक्विड है। जैसे आपके पास अगर पानी है, ठीक है, तो पानी को आप क्या करोगे, गर्म करके भाप में कन्वर्ट करोगे। ठीक है, भाप में कन्वर्ट करने के लिए आपको पता है कि 100 डिग्री सेल्सियस पे आपका पानी भी होगा, 100 डिग्री सेल्सियस पे आपका वाष्प भी होगा। तो इस 100 डिग्री सेल्सियस पे जो आपका फेज चेंज हो रहा है, फेज चेंज होने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, लेटेंट हीट, गुप्त ऊष्मा। तो वो गुप्त ऊष्मा हमें कहाँ से मिलती है, इवापरेटर में मिलती है। और इवापरेटर कहाँ से मिलती है, जैसे हम आप AC वाले रूम में बैठे हैं तो हमारे आपसे या फिर उस रूम में हीट हो रही होगी, हीटिंग जो होगी, वो हीट क्या करेगा, वो आपका रेफ्रिजरेटर का जो इंडोर यूनिट है वो एब्जॉर्ब करेगा और एब्जॉर्ब करने के बाद इस हीट को वो किसको ट्रांसफ़र कर देगा, जो भी आपका लिक्विड रेफ्रिजरेंट आ रहा है। तो वो क्या करेगा, हीट हमेशा हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर फ्लो करेगा। तो हमारे रूम का टेम्परेचर उस लिक्विड रेफ्रिजरेंट, मतलब जो हमारा फ्लो कर रहा है, उसके टेम्परेचर से ज़्यादा है। तो ज़्यादा से कम की तरफ हीट का फ्लो होगा। तो हीट फ्लो होगा तो जो हमारा टेम्परेचर है रूम का वो डाउन हो जाएगा और जो हमारे रूम का हीटिंग थी वो क्या है, रेफ्रिजरेंट एब्जॉर्ब करके यहाँ पर निकल जाएगा, इस जगह पर निकल जाएगा। जब यहाँ से निकलेगा तो ये क्या होगा, यहाँ इस जगह पे क्या होगा, इसका प्रेशर तो लो होगा लेकिन टेम्परेचर ज़्यादा होगा। तो हाई मतलब टेम्परेचर और इस प्रेशर के साथ ये कंप्रेसर में जाएगा, कंप्रेसर में कंप्रेस होकर के फिर डायग्राम के बारे में पढ़ लिया, टेम्परेचर और एंट्रोपी डायग्राम के बारे में। ठीक है, टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम हमारा किस तरह से था, इस तरह से था। ठीक, ये जो डोम इस साइड है इसको बोलते हैं संतृप्त द्रव रेखा, इसको बोलते हैं संतृप्त वाष्प रेखा, और ये जो बीच का डोम है ये हमारा मिश्रित रेखा होती है। मीन्स सैचुरेटेड लिक्विड लाइन और सैचुरेटेड वेपर लाइन को हम डिफ्रेंशिएट करते हैं किसके थ्रू, डोम के थ्रू। अब इस डोम के अंदर होता क्या है, डोम के एक टॉप पॉइंट पर होता है क्रिटिकल पॉइंट। ये आपका टॉप पॉइंट है, यहाँ पर क्या होगा, क्रिटिकल पॉइंट होगा। क्रिटिकल पॉइंट के दाहिनी तरफ, क्रिटिकल पॉइंट के दाहिनी तरफ जो हमारी लाइन होती है उसको हम बोलते हैं संतृप्त, ठीक है, वाष्प रेखा। ये हमारी संतृप्त वाष्प रेखा होगी। ठीक है, उसके बाद क्रिटिकल पॉइंट के बाईं तरफ जो रेखा होती है उसको बोलते हैं संतृप्त
द्रव रेखा, ठीक है ना, ये वाली लाइन, ठीक, संतृप्त द्रव रेखा, और संतृप्त वाष्प रेखा, संतृप्त द्रव रेखा, ठीक। उसके बाद जो कांस्टेंट प्रेशर लाइन है वो डोम के अंदर कोई भी ऐसी लाइन होंगी, ये कांस्टेंट प्रेशर लाइन होंगी, ठीक है। डोम के बाहर कांस्टेंट प्रेशर लाइन क्या होती है, टिल्ट होती हैं, ठीक है, इंक्लाइंड होती हैं, ठीक है। उसके बाद आपको एंट्रोपी पता है कि ये एंट्रोपी वाला कर्व है, तो होल थ्रो इस लाइन के, ये जो लाइन मैं खींच रहा हूँ यहाँ पर किसी भी पॉइंट पर ये एंट्रोपी सेम होगी, क्लियर है। तो इस तरह से हमारा टीएस चार्ट हमने पहले डिस्कस किया था। उसके बाद हमने पीएच डायग्राम डिस्कस किया था। पीएच डायग्राम में क्या था हमारे पास, पीएच डायग्राम में हमारे पास इस तरह का डोम था, जस्ट अ मिनट, पीएच डायग्राम में हमारे पास इस तरह का डोम था। इस तरह के डोम में ये क्रिटिकल पॉइंट होता है, ठीक है। यहाँ पर इसके इस तरफ जो भी रेखा होगी, ये जो रेखा होगी, ठीक, ये रेखा क्या होगी, संतृप्त द्रव रेखा। बाईं तरफ, दाहिनी तरफ जो होगी वो होगी संतृप्त वाष्प रेखा, ठीक है। संतृप्त वाष्प रेखा के दाहिनी तरफ जो एरिया होगा, ठीक है, उसको हम उस क्षेत्र को क्या बोलेंगे, अतिप्त क्षेत्र। अतिप्त का मतलब सुपर हीटेड, मतलब हीटेड और ज़्यादा हीटेड मतलब सुपर हीटेड। आपको पता है कि जब भी आपकी वाष्प बनती है तो क्या होती है, उसमें हीट होती है, हीटिंग की वजह से वाष्प बनती है, तो सुपर हीटेड हो गई, मतलब वाष्प से भी ऊपर, उसमें मतलब देयर इज़ नो चांस ऑफ एनी वाटर वेपर, किसी भी द्रव्य के होने की संभावना नगण्य है। तो जो हमारा अतिप्त क्षेत्र है वो कहाँ होता है, वो संतृप्त वाष्प रेखा के दाहिनी तरफ होता है। और जो हमारा दूसरा है अवशीतित क्षेत्र, मतलब सबकूल्ड रीजन, वो कहाँ होता है, वो हमेशा जो है आपका संतृप्त द्रव रेखा के बाईं तरफ होता है। तो ये दोनों चीज़ें आपको हमेशा याद रखनी होंगी टीएस और पीएच डायग्राम में। पीएच डायग्राम में आपके 3 क्षेत्र होते हैं, सबकूल्ड रीजन, सुपर हीटेड रीजन, और बीच का एक रीजन होता है मिक्स रीजन, जिसमें आपका वेपर और लिक्विड दोनों का मिक्सचर रीजन होता है। इस तरह से ये आपका पीएच डायग्राम था, ठीक। इसको हमने पहले भी डिस्कस कर लिया है, एक बार दोबारा से रिवाइज कर लिया है, ठीक है। नेक्स्ट हम इसमें जाएंगे, नेक्स्ट आगे की स्लाइड्स में। तो अब देखेंगे हमारा थ्योरेटिकल वेपर कंप्रेशन साइकिल। थ्योरेटिकल का मतलब क्या है, सैद्धांतिक, मतलब जो हमने, प्रैक्टिकल नहीं है, ये थ्योरेटिकल है, सैद्धांतिक मतलब जो प्रिंसिपल्स वगैरह पे जो भी हमने कुछ एज्यूम्शन ले रखे हैं उसके ऊपर जो बनते हैं, ठीक है। तो हमारा जो वेपर कंप्रेशन सिस्टम होता है, हम जानते हैं उसमें 4 कंपोनेंट होते हैं हमारे, ठीक है, इवापोरेटर, कंप्रेसर, कंडेंसर और एक्सपेंशन वाल्व, ठीक है। अब इन 4 को हम मतलब इन 4 पॉइंट से दिखाएंगे। जैसे इस डायग्राम में, ये डायग्राम ए है, इसमें आप देखिए ये एक ही प्रोसेस के 3 अलग अलग चार्ट हैं। पहला प्रेशर और वॉल्यूम चार्ट है, दूसरा टेम्परेचर एंट्रोपी चार्ट है, तीसरा जो है प्रेशर और एंथैल्पी चार्ट है, ठीक है ना। तो ये 3 चार्ट हैं, तीनों चार्ट एक ही प्रोसेस के लिए, मतलब एक ही साइकिल के लिए दिखाए जा रहे हैं। तो हम देखते हैं पहला जो हमारा चार्ट है 1 से 2। 1 में हमारा क्या होता है, जब हम देखते हैं कि इवापोरेटर से 1 पॉइंट क्या है, ये जो पॉइंट 1 है, ये पॉइंट 1 ये क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है कि जो भी हमारे इवापोरेटर से जो मतलब द्रव एंटर किया, लिक्विड रेफ्रिजरेंट, वो क्या किया, रूम की हीट को लेकर के कन्वर्ट हो गया किसमें, वेपर में। तो वेपर में कन्वर्ट हो गया, तो हम ये मान के चलते हैं कि जो वेपर है हमारा वो सैचुरेटेड वेपर है, मतलब ड्राई वेपर है, ठीक है। तो ड्राई है तो वो उसका पॉइंट कहाँ पर होगा, जो हमारा पॉइंट 1 होगा, पॉइंट 1 पर हमने स्टेटस देखा कि जो हमारी लिक्विड रेफ्रिजरेंट होगा उसकी क्या पोजीशन होगी। तो पॉइंट 1 हमारा यहाँ पर है, ठीक है। इस जगह पर जो हमारी लिक्विड रेफ्रिजरेंट होगा वो ड्राई सैचुरेटेड होगा, मतलब वो क्या होगा कि जब वो इवापोरेटर से कंप्रेसर में जब इन होगा तो एट द टाइम ऑफ कंप्रेसर के इनलेट पे वो ड्राई सैचुरेटेड होगा। मतलब उसकी पोजीशन अगर हम देखें तो जो हम डोम बनाते हैं, ठीक है ना, जो हम डोम बनाते हैं तो उसमें इस पोजीशन पे रहेगा, मतलब सैचुरेटेड वेपर लाइन पे रहेगा। सैचुरेटेड वेपर लाइन पे रहेगा, जब ये कंप्रेसर में जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है कि वो सुपर हीटेड स्टेट में पहुंच जाएगा, ठीक है। तो सुपर हीटेड स्टेट में पहुंचेगा, मतलब वो 1 पॉइंट से 2 पॉइंट पहुंच गया, ठीक है। इस पॉइंट पर 2 पॉइंट पे पहुंच गया। अब 2 पॉइंट पे पहुंचने के बाद सुपर हीटेड है, अब वहाँ से फिर वो क्या करेगा, कंडेंसर में जाएगा। कंडेंसर में जाने के बाद क्या होगा, उसका प्रेशर तो एज इट इज़ रहेगा, लेकिन उसका टेम्परेचर डाउन होता है, टेम्परेचर डाउन होगा। तो टेम्परेचर डाउन होने के बाद वो जब 0.3 मतलब कंडेंसर से जब आउट होगा तो उस टाइम पर उसकी स्टेटस क्या होगा, उसका स्टेटस ये होगा कि उसका प्रेशर तो हाई रहेगा लेकिन टेम्परेचर
लो हो जाएगा। और स्थिति क्या होगी उसकी, एक्चुअली वो होगी द्रव स्थिति में, ठीक है। सो इस वजह से जो हमारा ये कर्व है सैचुरेटेड लिक्विड लाइन, ठीक है, या सैचुरेटेड संतृप्त द्रव रेखा, उसमें 0.3 जो है ये संतृप्त द्रव रेखा में है। तो यहाँ पर वो पहुँचेगा और यहाँ पर पहुँचने के बाद अगेन ये क्या करेगा, आपका एंथैल्पी कांस्टेंट होते हुए इरिवर्सिबल, मतलब जो एक्सपेंशन प्रोसेस होता है वो हमारा इरिवर्सिबल होता है। जो रिवर्सिबल प्रोसेस होते हैं उनको हम स्ट्रेट लाइन से दिखाते हैं और जो हमारे इरिवर्सिबल प्रोसेस होते हैं उनको हम डैश डैश से दिखाते हैं, ठीक है। तो ये हमारा जो है ये जो है आपका 3 to 4, ये 3 पॉइंट से, जस्ट मिनट, 3 पॉइंट से और 4 पॉइंट तक ये डैश डैश पॉइंट दिखाया गया है, ठीक है। डैश डैश इसलिए दिखाया गया है क्योंकि ये क्या है, इरिवर्सिबल है, रिवर्सिबल नहीं है। फिर 4 to 1 अगेन हमारा इवेपोरेटर में मिलेगा कूलिंग इफेक्ट, तो इस वजह से ये हमारा इस लो प्रेशर लो टेम्परेचर पे रेफ्रिजरेटर्स के थ्रू जाएगा, ठीक है, रेफ्रिजरेटर में जाएगा और रेफ्रिजरेटर से जब निकलेगा, इवेपोरेटर से जब निकलेगा तो उसकी जो पोजीशन होगी वो ड्राई सैचुरेटेड रहेगी, ठीक है। तो इस तरह से हमारा जो मेन फंक्शन होगा वर्किंग का वो इस तरह से होगा। फिर नेक्स्ट हम इसके प्रोसेस को डिस्कस कर लेते हैं। एक्चुअली एसेंट्रोपिक कंप्रेशन होगा, ठीक है, हमारा जो कंप्रेशन में एंट्रोपी होती है कांस्टेंट रहेगी, ठीक है, एसेंट्रोपिक कंप्रेशन रहेगा। उसके बाद कंडेंसेशन जो हमारा संघनन है उसमें रिवर्सिबल हीट रिजेक्शन ऑफ हीट होगी एट अ कांस्टेंट प्रेशर, जैसा हमने देखा 2 से 3। उसके बाद थ्रोटलिंग प्रोसेस है, इरिवर्सिबल एक्सपेंशन लिखा हुआ है, ठीक है, इस वजह से हम इसको डैश डैश लाइन से उसमें शो करेंगे। उसके बाद हमारा है इवापोरेटर, इन सारे प्रोसेस को हमने डिस्कस कर ही लिया है। सो दिस इज़ हाउ द वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम वर्क्स। उसके बाद ये प्रोसेस एक्सप्लेन किया हुआ है कि कैसे होता है, वो हमने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर लिया है कि किस तरह से होगा, ठीक है। नेक्स्ट, सो इस तरह से अब हम एनालिसिस करना चाहेंगे वेपर कंप्रेशन सिस्टम की, ठीक है। सो हम यहाँ पर एनालिसिस करेंगे वेपर कंप्रेशन सिस्टम की, ठीक है। एनालिसिस का हमारा मेन पार्ट ये होगा कि जो भी हमारे वाष्प संपीड़न में प्रयुक्त जो मेन कंपोनेंट है, जैसे कि आपका कंडेंसर है, इवापोरेटर है, कंप्रेशर है या एक्सपेंशन वाल्व है, उसमें थर्मोडायनेमिक्स की जो भी प्रोसेस यूज़ होते हैं स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन का यूज़ करते हुए हम उसको कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। सो फॉर दिस एनालिसिस लेट अस कंसीडर दैट just a minute. For this analysis let us consider that W is the प्रशीतक प्रवाह, जो हमारा W है वो जो भी हमारा रेफ्रिजरेंट है उसका फ्लो है kg पर मिनट्स में। उसके बाद जो हमारा ऊष्मा निवेश है या हीट इनपुट है, ठीक है, वो Q in है किलोजूल पर मिनट में। उसके बाद जो हमारा कंप्रेशर वर्क कर रहा है वो किलोजूल पर मिनट में है W in। H1 इज़ द फर्स्ट जो हमारा पॉइंट पर एंथैल्पी है, H2 जो है सेकंड पॉइंट पर जो एंथैल्पी है। इस तरह से अगर हम डायग्राम देखेंगे तो डायग्राम में हमारा ये लेआउट बना हुआ है स्टैंडर्ड वेपर कंप्रेशन सिस्टम का, जिसमें कि आप देख रहे हैं कि जो हमारा वाष्पित्र है, ठीक है, वहाँ पर हमारा जो पोजीशन है मतलब है वो लिक्विड रेफ्रिजरेंट लिक्विड प्लस वेपर के रूप में आ रहा है। और उसके बाद जो हमारा सराउंडिंग का टेम्परेचर है उसको एब्जॉर्ब करके लिक्विड रेफ्रिजरेंट वो एवापोरेटर से निकल करके कंप्रेसर में जा रहा है। तो हम एक एक इस स्टेप बाय स्टेप एनालिसिस करेंगे। तो इसमें जो हमारा फिगर है 2.5 उसमें हम आइडियल देख चुके हैं कि ये हमारा स्टैंडर्ड वेपर कंप्रेशन सिस्टम का लाइन डायग्राम्स है। उसमें 0.1 2 3 4 हम इसे कंसीडर कर लेते हैं, वो H1 H2 H3 H4 एंथैल्पी उसकी हो गई। तो फर्स्ट पॉइंट हम कंसीडर करते हैं कंडेंसर का। फॉर एग्जांपल पहला हम कंडेंसर कंसीडर करते हैं, ये हमारा, इसको हम अपना एनालिसिस करेंगे पहले। तो इसको एनालिसिस करने से पहले हम देखेंगे कि जो हमारा कंडेंसर है, कंडेंसर में पोजीशन क्या है, मींस जो हमारा एंथैल्पी कंडेंसर से पहले है और कंडेंसर के बाद क्या एंथैल्पी है। तो हम जान रहे हैं कि हमारा कंप्रेसर में जो एंथैल्पी इन हो रही है, जो हमारी कंप्रेसर में एंथैल्पी इन हो रही है वो है यहाँ पर 1 पॉइंट है
1, ये आपका 2, ये आपका 2 इसके लिए होगा, ये 3 होगा। तो हमारा H2 जो है एट द इनलेट ऑफ कंडेंसर के एंथैल्पी है, ठीक है, कैपिटल H इसको कंसिडर कर लेते हैं। और जो हमारा H3 है वो आउटलेट ऑफ कंडेंसर के है, ठीक है। तो हम यहाँ पर इसको देखेंगे कि जो हमारा लिक्विड रेफ्रिजरेंट है, ठीक है, जो हमारा कूलेंट के द्वारा जो रेफ्रिजरेंट की ऊष्मा जो रिजेक्ट की जा रही है एनवायरनमेंट में, ठीक है, उसको हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, कंडेंसेशन में। तो इसके लिए जो हमारा पृष्ठ तक का प्रवाह है W है, मास इसको हम कंसिडर कर लेते हैं kg पर मिनट्स में, और एंथैल्पी का डिफरेंस यही हमारी हीट होगी H2 - H3 इज इक्वल टू Q रिजेक्टेड प्लस 0। 0 क्या है, हमारा वर्क डन यहाँ पर कुछ नहीं है तो इसलिए 0 हो गया। सो हम सीधा सा देखें कि अगर हम यहाँ पर एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जैसे हम बनाते हैं किसी चीज़ के इनपुट आउटपुट का, तो हम देखें कि ये हमारा फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारी इन हो गया, ठीक है, ये हमारा कुछ यहाँ प्रोसेस हो गया और यहाँ से एक चीज़ आउटपुट हो गई, कुछ यहाँ से हो गई। तो आउटपुट निकलने वाला क्या है, एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है, इनपुट वाला ये है। हम ये कह सकते हैं कि अगर मान लीजिए फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारा x है, ये y है और ये z है, ठीक है, x y z। तो हम कह सकते हैं कि x इज़ इक्वल टू आपका दिस x इज़ इक्वल टू y प्लस z। तो x मतलब क्या है कि आपका सो हम W इंटू यहाँ पर क्या है H2 है, तो H2 माइनस H3 करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा Q कंडेंसेशन से जो निकल रहा है Q आउटपुट, ठीक, यही होगा ना। एक बार हम इसको चेक कर लेते हैं, जो हमारा एक्सप्रेशन दिया हुआ है, ठीक, जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है Q H2 - H3 इज इक्वल टू Q रिजेक्टेड प्लस 0, वर्क डन 0 है। तो इस तरह से हम देखेंगे रिजेक्टेड हीट क्या हो जाएगी, Q रिजेक्टेड मतलब जो हमारी टोटल हीट जो है रिजेक्ट की जा रही है वो क्या हो जाएगा, Q रिजेक्टेड प्लस W जो मास फ्लो रेट H2 - H3। तो ये हमारा पहला एक्सप्रेशन आएगा या पहला फार्मूला हम कह सकते हैं कैलकुलेशन के। दूसरा हमारा इवापोरेटर है, सेम चीज़ है कि इवापोरेटर में आपको पता है कि एंथैल्पी H1 और H4 है। अगर हम इस डायग्राम में देखें ये, तो हम यहाँ ऑब्ज़र्व करेंगे कि हमारी जो एंथैल्पी है वो इस पॉइंट पर H1 है और इस पॉइंट पर H4 है। यही इवापोरेटर होगा ना, हमारा इवापोरेटर यही होगा। तो अगर एंथैल्पी का डिफरेंस देखें तो H1 - H4 होगा। मास फ्लो रेट आपका क्या है, W है, तो W इंटू H1 - H4, ठीक है, ये हमारा क्या होगा, ठीक। अब हम इसको देखते हैं, जस्ट मिनट। सो इस तरह से अगर देखा जाए तो हमारा जो Q इनपुट है, वर्क डन तो यहाँ पर कुछ है नहीं, तो Q इन जो होगा हमारा हीट जो सप्लाइड होगा वो क्या होगा, मास फ्लो रेट, जिसको यहाँ पर हम WM की जगह यहाँ करते हैं एक मिनट, Q इन इज इक्वल टू W मास फ्लो रेट है प्रवाह H1 - H4, ठीक। ये हमारा क्या आ जाएगा, एक्चुअल में हीट कितनी ऊष्मा जो है हमारा रेफ्रिजरेंट जो है अवशोषित कर रहा है। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखेंगे कि जो हमारी एंथैल्पी है, ठीक है ना, जैसा कि हमने डायग्राम में यहाँ देखा है, हमने यहाँ डायग्राम में देखा है कि एंथैल्पी जो है हमारी, ये एंथैल्पी लाइन ये है। यहाँ पर हम अगर देखना चाहें तो जो H3, इसको कैपिटल H3 कर लेते हैं, ये जो इस पॉइंट पे एंथैल्पी है वही इस पॉइंट पे एंथैल्पी है, क्योंकि एंथैल्पी ये यहाँ पर होगी, ठीक है ना, मतलब होल थ्रू इस पॉइंट पर एंथैल्पी इक्वल है, ठीक है। तो ये 3 है, ये 4 है, तो जो एंथैल्पी H3 यहाँ होगी वही एंथैल्पी H4 यहाँ होगी, ठीक है, H3 और H4 बराबर होगा, ठीक है। तो उसी चीज़ को यहाँ पर एक्सप्लेन किया हुआ है कि जो आपकी एंथैल्पी है H3 इज इक्वल टू H4, तो W इंटू H1 - H3। अब हम कंप्रेसर के केस में देखते हैं। कंप्रेसर में यहाँ पर वाष्प का जो है एसेंट्रोपिक कंप्रेशन हो रहा है, मतलब इस प्रक्रिया में किसी प्रकार की ऊष्मा का रिजेक्शन या अब्जॉर्प्शन नहीं होगा, अवशोषण या निराकरण नहीं होगा। इससे
जो हमारा रेफ्रिजरेंट है कार्य की इसमें क्या होता है कि जो हमारा लिक्विड रेफ्रिजरेंट हमारा आ रहा है मतलब वेपराइज होकर के अब तो वहाँ वेपर में कन्वर्ट हो चुका है, तो उस पर कार्य हम करते हैं, मतलब उसको कंप्रेस्ड करते हैं, ठीक है। तो कंप्रेस्ड करने पर क्या होती है, इसकी एंथैल्पी बढ़ जाती है। एंथैल्पी बढ़ जाएगी तो W, हम क्या इसको अगर फॉर्मूला स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन लगाएं तो W इन ब्रैकेट एंथैल्पी ऑफ एट पॉइंट 2 माइनस एंथैल्पी एट पॉइंट 1, ठीक है। ये किसके इक्विवेलेंट होगा, वर्क इनपुट के। एक्चुअली यहाँ पर हीट इंटरेक्शन यहाँ पर है नहीं, स्पेसिफाई किया हुआ है, तो Q इज इक्वल टू ज़ीरो एंड वर्क इनपुट इज इक्वल टू W इन। तो W इन हम सीधा लिख सकते हैं स्मॉल w इन ब्रैकेट क्लोज एंथैल्पी एट पॉइंट 2 माइनस एंथैल्पी एट पॉइंट 1। ये H2H1 को आप यहाँ पर देख लेते हैं। H2H1 क्या है, कंप्रेशर। देखो हमने देखा है कि कंप्रेशर के डायग्राम यहाँ पर देख लेते हैं। जब हमने यहाँ पर ये जो डायग्राम बनाया था, ठीक, तो हमारा ये 0.2 है, ये 1 है और ये 3 है। कंप्रेसर हमारा ये है, ये एरिया कंप्रेसर का है, ठीक। तो H2 एंथैल्पी एट 0.2 H2 हो गया और ये 0.1 है, तो इस पॉइंट पे क्या हो जाएगा, H1 हो जाएगा। तो इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, H2 माइनस H1। तो वही यहाँ शो किया गया है कि वर्क इनपुट इज इक्वल टू व्हाट, जो प्रशीतक का प्रवाह है मल्टीप्लाइड विथ एंथैल्पी एट 0.2 माइनस एंथैल्पी एट 0.1, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद हमारा लास्ट प्रोसेस है थ्रोटलिंग प्रोसेस, या हम उसको बोलते हैं रिवर्सिबल एक्सपेंशन, इरिवर्सिबल एक्सपेंशन, ठीक है। तो इरिवर्सिबल एक्सपेंशन में हमें पता है कि एंथैल्पी वहाँ पर कांस्टेंट रहेगी। एंथैल्पी कांस्टेंट रहेगी तो ऐसे जो हमारा वर्क इनपुट कुछ है नहीं, हीट इंट्रैक्शन कुछ है नहीं, ओनली प्रेशर टेम्परेचर का यहाँ पर खेल होता है। सो जो हमारा इक्विवेलेंट होगा W हमारा मास फ्लो रेट से इसमें कोई मतलब नहीं होगा, तो एंथैल्पी दोनों पॉइंट पे इक्वल है, तो हम ये कह सकते हैं कि H3 इज इक्वल टू H4, ठीक। उसके बाद हम देखेंगे प्रतितन प्रशीतन क्षमता के लिए प्रति मिनट प्रशीतक प्रवाह, ठीक। यहाँ पर एक्चुअली बेसिकली जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो वहाँ पर ये फॉर्मूले यूज़फुल होंगे। जैसे प्रशीतन चक्र के अनुसार कुल प्रशीतन प्रभाव या अवशोषित ऊष्मा कितनी होगी, हीट एब्जॉर्ब कितनी होगी, वो इवापरेटर में उसमें आपकी होगी इवापरेटर में। तो इवापरेटर में एंथैल्पी हम क्या कर सकते हैं, H1 और H4 का डिफरेंस होगा, H4 इज इक्वल टू H3। इस वजह से हम यहाँ पर इसको लिख सकते हैं ये W इन ब्रैकेट H1 माइनस H3, मतलब एंथैल्पी एट 0.1 माइनस एंथैल्पी एट 0.4, और हमें पता है कि एंथैल्पी एट 0.4 इज इक्वल टू एंथैल्पी एट 0.3, ठीक है ना। H3 इज इक्वल टू H4, तो जो हम एक्चुअल फार्मूला लिखते हैं W इन ब्रैकेट H1 माइनस H4, उसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, H1 माइनस H3, तो वही लिखा गया है यहाँ पर। तो हम जानते हैं कि 1 टन प्रशीतक प्रवाह के लिए कुछ अवशोषित ऊष्मा कितनी होती है, किलो जूल पर मिनट में अगर हम देखें तो 210 किलो जूल पर मिनट होती है। तो ये इसको हम अगर 0.1 बोलें इक्वेशन 1, तो किसके इक्वल हो जाएगा, 2 के, ठीक है। इसी चीज़ को हमने यहाँ पर लिख दिया। तो हम क्या निकालना चाहते हैं, प्रवाहित प्रशीतक की मात्रा, मास फ्लो रेट अगर निकालें तो W इज इक्वल टू क्या, 210 किलो जूल पर मिनट डिवाइडेड बाई क्या, आपकी एंथैल्पी का डिफरेंस H1 माइनस H4, या हम कह सकते हैं H1 माइनस H3। तो ये हमारा एक फार्मूला हो गया जो डायरेक्ट न्यूमेरिकल्स में हम लगा करके सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट आगे बढ़ते हैं। संघनित्र में कूलेंट प्रवाह की मात्रा प्रति मिनट प्रति टन। अब हमने पहले तो हमने देख लिया कि हमारा जो ये इवापोरेटर है उसमें एक हमने देख लिया कि कितनी मात्रा हमारी लिक्विड रेफ्रिजरेंट की प्रवाहित प्रशीतक की मात्रा की आवश्यकता होगी, ठीक है, प्रवाहित होगा। अब हम ये देखते हैं कि जो हमारा संघनित्र है मतलब कंडेंसर है उसमें कूलेंट प्रवाह की मात्रा कितनी होनी चाहिए, ठीक है। तो इसको हम कैलकुलेट करने के लिए सीधा हम लिखेंगे कि जो हमारी एंथैल्पी है अगर हम उसको देखें, मतलब जो हीट इन्वायरमेंट में डेसिपेट की जा रही है या परित्याग की जा रही है उसकी कुल उसमें कितनी होगी, W इन ब्रैकेट एंथैल्पी एट 0.2 माइनस एंथैल्पी एट 0.3। एंथैल्पी एट 0.2 मतलब कंप्रेसर के आउटपुट पे कितनी एंथैल्पी थी, और एंथैल्पी एट 0.3 यहाँ पर एक्चुअली एक डिफरेंस ये है कि अगर हम इसकी बात कर रहे हैं कंडेंसर की, तो कंडेंसर का एक सिरा जो है, ठीक है, वो हमारा जो उसकी एंथैल्पी वही होगी जो हमारे कंप्रेसर के आउटपुट पे होगी। कंडेंसर का इनपुट कंप्रेसर का आउटपुट बराबर होगी एंथैल्पी। और इस तरह से हम यहाँ पर अगर इसको लिखना चाहें तो हम ये लिख सकते हैं कि हीट डेसिपेटेड इनटू द एनवायरनमेंट और सराउंडिंग दैट विल इक्वल टू द मास फ्लो रेट इन ब्रैकेट एंथैल्पी एट 0.2 माइनस एंथैल्पी एट 0.3। 0.2 कहाँ है, कंडेंसर के इनपुट पे, 0.3 कहाँ है, कंडेंसर के आउटपुट पे। तो ये हमने एंथैल्पी नोट कर ली। हमको पता है कि कूलेंट जल है तो जल द्वारा अवशोषित ऊष्मा,
एक्चुअली हम लिक्विड रेफ्रिजरेंट जो हम ये वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है उसको हम ठंडा करेंगे ना। ठंडा करने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, पानी चाहिए होगा। पानी हम फ्लो कराएंगे आउटर एरिया में जो हमारा कंडेंसर है, और तो अंदर अंदर जो हमारा लिक्विड रेफ्रिजरेंट है वो गर्म से ठंडा हो जाएगा, ठीक है, मतलब वाष्प से द्रव में परिवर्तित हो जाएगा। तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कूलेंट हमारा क्या है, वो जल है। तो जल द्वारा अवशोषित ऊष्मा क्या हम लिख सकते हैं, mCp ΔT। ΔT मतलब टेम्परेचर एट पॉइंट 2 माइनस टेम्परेचर एट पॉइंट 1, ठीक है। टेम्परेचर एट पॉइंट 1 का सेंस ये है, यहाँ पर देखिए जो हमारा m है वो जल की प्रवाह है किलो जूल पर मिनट में, ठीक। T1 T2 जल का प्रवेश और निकास का ताप है। ये T1 का सेंस ये नहीं है कि आपके इवापोरेटर का टेम्परेचर, T1 और T2 मतलब टेम्परेचर डिफरेंस। मैंने बोला mCp ΔT। ΔT का मतलब है कि टेम्परेचर डिफरेंस, मतलब कूलेंट की इनके कितना टेम्परेचर था, आउटपुट में कितना टेम्परेचर था। तो इस तरह से हम देखें कि जो हमारा हीट हम लेंगे वही तो डिसिपेट कराएंगे ना, मतलब उसमें दी गई ऊष्मा बराबर ली गई ऊष्मा, बेसिक कंसेप्ट है। तो हमारी दी गई ऊष्मा कितनी है, मतलब जो सराउंडिंग में हम दे रहे हैं, दैट इज़ द मास फ्लो रेट W इन ब्रैकेट एंथैल्पी एट पॉइंट 2 माइनस एंथैल्पी एट पॉइंट 3। ये किसके इक्विवेलेंट होगा, mCp ΔT की। तो हम अगर इसमें मास फ्लो रेट अब निकालना चाहें, जो भी हमारा कूलेंट है जो कि जल है, तो वो इक्वल क्या हो जाएगा, सीधा इसमें न्यूमेरिक हम चेंज करेंगे इसके पॉइंट्स को, और हमने ये देखेंगे m इज इक्वल टू WH2 माइनस H3 डिवाइडेड बाई Cp ΔT किलो जूल पर मिनट में। तो ये हमारा एक फॉर्मूला और हो जाएगा जो आगे हमारा यूज़ होगा, ठीक है, न्यूमेरिकल में डायरेक्ट। उसी तरह से नेक्स्ट अब देखते हैं प्रतिदन क्षमता के लिए आवश्यक शक्ति। अब हम भाई कंप्रेसर चला रहे हैं, तो नो डाउट कंप्रेसर चलाने के लिए हमें वर्क इनपुट देना पड़ेगा। तो वर्क इनपुट हवा में थोड़ा ना देंगे, वर्क इनपुट के लिए हमें कुछ उसको ऊष्मा देनी पड़ेगी। हमें ये पता होना चाहिए कितनी ऊष्मा देनी है फॉर पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट। तो संपीड़न में किया गया कार्य प्रति मिनट W इंटू एंथैल्पी एट पॉइंट 2 माइनस H1, यही है ना। कंप्रेसर हमारा 1 से 2 के बीच में काम कर रहा है, तो इन दोनों को एंथैल्पी का जो डिफरेंस होगा वही हमारा वर्क इनपुट होगा। किया गया कार्य प्रति सेकंड डिवाइडेड बाई 60 कर दीजिए, तो वो हमारा क्या आ गया, किलो जूल पर सेकंड, और उसी को हम क्या बोलते हैं, किलोवाट बोलते हैं। तो हमारी जो अश्व शक्ति होगी, ठीक है, किलोवाट में होती है, W इन ब्रैकेट H2 माइनस H1 डिवाइडेड बाई 60। तो इस तरह से हमारा ये जो थर्ड फॉर्मूला है ये आ गया, ठीक। ये भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल पर्सपेक्टिव से, ठीक है, तो इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो इस तरह से अगर हम इसको कंक्लूड करना चाहें, ठीक है, तो जो हमारा वाष्प संपीड़न प्रणाली है उसका हमने एनालिसिस कर लिया और देख लिया कि हर एक इक्विपमेंट पे, जैसे कंप्रेसर, कंडेंसर, इवापोरेटर, एक्सपेंशन वाल्व, इन सब के प्रवेश और निकास पे, मतलब इनलेट और आउटलेट पे क्या एंथैल्पी के मान होंगे, उनके बीच जो भी उपकरण लगे हैं उसमें हीट क्या होगा, ठीक है। उसके बाद जो क्या बोलते हैं लॉसेस वगैरह हैं, जैसे पाइप्स वगैरह में कुछ लॉसेस होते हैं, तो उनको हम यहाँ पर कंसीडर नहीं करेंगे। अगर उनको हम वहाँ कंसीडर कर लेंगे तो इट विल मेक मोर कॉम्प्लिकेटेड। सो फॉर द ईज़ ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड द सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स वी कैन से दैट द लॉसेस विच आर हैपनिंग इन अ पाइप, जो भी हमारे हानियाँ, जो भी उस जो लॉसेस हो रहे हैं एनर्जी के पाइप्स वगैरह में, उनको हम यहाँ पर निगलेक्ट कर देंगे या नगण्य मान लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम मानते हुए इनको सॉल्व करेंगे और इनकी एनालिसिस करते हैं। So this is how our analysis part is completed. So analysis part is very essential because जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो you must ensure that कि कैसे आप यहाँ पर एंथैल्पी का डिफरेंस ले रहे हो, कैसे हीट डिसिपेट हो रही है इन्वायरमेंट में, कैसे हमारी ऊष्मा जो है रूम से इवापोरेटर में ट्रांसफ़र हो रही है, फिर इवापोरेटर से हमारा कंप्रेसर में जा रहा है, तो कंप्रेसर में क्या वर्क इनपुट देना पड़ रहा है, ठीक है। इन सब सारी चीज़ों के बारे में, जो कूलेंट हमारा है, ठीक है, जो लिक्विड जो कूलेंट है जो कि लिक्विड रेफ्रिजरेंट को कूल कर रहा है जो कंडेंसर में, उसकी कितना मास फ्लो रेट होना चाहिए, उसका कितना प्रति मिनट कितना प्रवाह होना चाहिए 1 किलो kg में, ताकि वो उस कूलेंट को सब्सिक्वेंट अमाउंट में ठंडा कर सके। तो इन सब सारी चीज़ों के एनालिसिस के लिए हमारा ये एनालिसिस पार्ट था। सो नाउ वी कैन से दैट ऑन बेसिस ऑफ दिस स्टडी आवर एनालिसिस ऑफ वेपर कंप्रेशन साइकिल इज completed. So please let me know if any doubt. Thank you so much. Thank you.